का चैप्टर 15 और पार्ट 3, इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन का महत्व और भी कुछ अदर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन के महत्व से। तो बच्चों, प्रोटीन के स्रोत हैं, ये नॉर्मली प्रश्न है, ये आपको जो है चाहें तो आप ये परिभाषा में भी इसको जोड़ सकते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या है और प्रोटीन के साथ में परिभाषा लग सकते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत बच्चों जो है दूध होता है, पनीर होता है, दालें हैं, मछली, मांस, इन सब से हमें जो है बच्चों प्रोटीन, इसके अलावा और भी कई पदार्थ हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल जाता है। इसके बाद अब बच्चों हमारा प्रश्न बनता है नेक्स्ट, प्रोटीन का महत्व। तो हमारे हमारे लिए प्रोटीन का क्या महत्व है, क्यों हमें इनको लेना चाहिए, तो अब हम इनको शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला तो इनके जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करते हैं, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन का लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा बच्चों जो प्रोटीन है, हमारी जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो उनकी मरम्मत का काम भी कौन करता है, ये प्रोटीन ही करते हैं। आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है तो हमारे चोट लगे स्थान पर काली काली सतह बन जाती है, तो वो क्या होती है बच्चों, धीरे धीरे वो क्या होता है, वो प्रोटीन जो रहता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, उन टूटी फूटी कोशिकाओं छलनी की टाइप की जो आपके ऊपर संरचना बना लेता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रहता है, और इस प्रकार से बच्चों उन कोशिकाओं की जो है मरम्मत हो जाती है। और बच्चे जो प्रोटीन है, एमिनो अम्लों का निर्माण भी इनसे हम कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों से बने होते हैं। अब अगर हम बच्चों ये प्रोटीनों को अगर हम तोड़ दें छोटे छोटे भागों में, तो उनसे हमें क्या मिलेगा, एमिनो अम्ल मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन से हम क्या बना देते हैं, एमिनो अम्ल का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो है मांसपेशियों का संचालन भी करते हैं। हमारी जो मांसपेशियाँ बच्चों, उनमें संकुचन होता है, शिथिलन होता है, ये सब कार्य हमारा कौन करता है, प्रोटीन करते हैं। तो ये भी हमारा इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा बच्चों जो एंजाइम हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक या हमारे शत्रु वायरस वगैरह जो रहते हैं सूक्ष्म जीव, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। एंजाइम कई जैविक क्रियाओं को हमारे शरीर में पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों प्रोटीन का हमारे शरीर में और हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उसके लाभ हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक इसके बाद बच्चों अब हम आते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रोटीनों के नाम। तो बच्चों हमारे शरीर में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें हमें उनके नाम बताना है और उनके साथ में कार्य बताना है। ठीक, तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीनों को आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है उसमें बच्चों हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन है और यह बच्चों कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। ठीक, खून में। और यह क्या करता है, ऑक्सीजन का संवहन का कार्य करता है। बच्चों हमें पता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो रक्त में जाकर घुलती है, बच्चों रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक, और इस प्रकार से HbO2 बन जाता है। HbO2 को बोलते हैं बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और जैसे हम ऑक्सीजन जो है सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और HbO2 बन जाता है। अब हमारे शरीर में जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर में होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन है वह है शरीर में ऑक्सीजन की संवहन का कार्य करता है। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि यह ऑक्सीजन संवहन का कार्य करता है, मतलब ले जाने का कार्य करता है। ठीक, दूसरा बच्चों हमारा जो प्रोटीन है वो है मायोसिन। और अभी हमने देखा था बच्चों, भी पढ़ा था कि मायोसिन जो है मांसपेशियों का संचालन करता है, संतुलन और संकोचन को नियंत्रित करता है। तो यह मांसपेशियों में पाया जाता है और क्या काम करता है, मांसपेशियों का संचालन करता है। इसके अलावा बच्चों ये जो तीसरा प्रोटीन है पेप्सिन, यह है मनुष्य की आहार नाल, जो पाचन क्रिया जहाँ पर होती है आहार नाल में अमाशय पाया जाता है, उसमें ये पाया जाता है पेप्सिन, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। और चौथा आता है हमारा प्रोटीन फाइब्रिनोजन। इसके बारे में भी हमने अभी बताया था आपको कि यह रक्त में पाया जाता है और रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो जहाँ पे बच्चों जब चोट लग जाती है तो चोट लगे स्थान पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन आता है और वहाँ पर बारीक छन्नी इस प्रकार से बना लेता है, काली काली सतह, और इस प्रकार से हमारा जो बहता हुआ खून है बच्चों वो रुक जाता है और इस प्रकार से बच्चों धीरे धीरे उस जगह की क्या हो जाती है, मरम्मत हो जाती है और इस प्रकार से वो जगह फुल भर जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों जो है प्रोटीन हमारे बहुत काम के हैं। और इस प्रकार से बच्चों 4 प्रोटीन हो गए आपके, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, पेप्सिन, फाइब्रिनोजन और उनके कार्य। अब हम बच्चों आते हैं रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन पर।
कि रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन किसे कहते हैं। तो बच्चों ये प्रोटीन का वर्गीकरण जब हमने किया था तो सबसे पहला प्रकार जो था आणविक संरचना के आधार पर, उसके आधार पर बच्चों जो दो प्रोटीन थे वो ये हैं रेशेदार और गोलाकार। तो रेशेदार प्रोटीन के नाम से समझ में इसमें क्या होते होंगे रेशे, और गोलाकार प्रोटीन में क्या होते हैं वो गोल होते होंगे। तो वे प्रोटीन जिसके अवयवी अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण लंबे धागों के समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। मतलब जिनमें अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और लंबे धागों के समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। आपने बच्चों जो प्रोटीन है एक कैरोटीन, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन बच्चों वो रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आता है, रेशे टाइप के होता है ये। और ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखो आप, बाल, ऊन, नाखून, सींग। तो आपने देखो बच्चों ये बड़े बड़े होते हैं, बाल भी होते हैं, ऊन भी होते हैं, नाखून और सींग, ये सब कैरोटीन प्रोटीन होता है और इनमें सब में रेशे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मायोसिन प्रोटीन बच्चों मांसपेशियों में पाया जाता है और ये भी रेशे टाइप की होती हैं। अब इसको जो संरचना है, इनकी संरचना को आप बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं मायोसिन की। ठीक, अब इसके बाद गोलाकार प्रोटीन, उसके नाम से समझ में आ रहा है ये वे प्रोटीन हैं जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति होती है और ये गोलाकार या फिर शाखित होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। और इनकी जो संरचना होती है बच्चों एंजाइम है, जैसे हार्मोन है, एल्बुमिन है, ये सभी कैसे होते हैं गोलाकार प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ बच्चों हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड एग्जामों में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए और साथ में उनके लक्षण भी। तो बच्चों एक रोग होता है क्वाशीयोरकर। कौन सा रोग है क्वाशीयोरकर। बच्चों ये रोग जो है बच्चों में होता है और इससे बच्चों शरीर में सूजन आ जाती है। पहला लक्षण तो ये है क्वाशीयोरकर रोग का। दूसरा है त्वचा सूखी हो जाती है और बदरंगी, मतलब बहुत ही ख़राब दिखने लगती है। दूसरी जो तीसरी विशेषता लक्षण है इसका, यकृत की क्रियाशीलता, जो हमारे शरीर में यकृत रहता है लीवर, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो भी कैसे हो जाती है कम हो जाती है क्वाशीयोरकर रोग में। और जो दूसरा रोग हमारा प्रोटीन कमी से होने वाला वो है एनीमिया। और एनीमिया को बच्चों जो है हम रक्ताल्पता भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं खून की कमी। तो यहाँ पे बच्चों इस रोग में जो है चक्कर आने लगते हैं और त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसके लक्षण हैं। और हमारा जो तीसरा रोग है मरासमस रोग है, ये भी बच्चों में होता है। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, ये आपको एक लक्षण इसमें याद रखना है। इस प्रकार से बच्चे प्रोटीन कमी से होने वाले रोग आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अब बच्चों आते हैं प्रोटीन की संरचना की तरफ। तो प्रोटीन की संरचना होती कैसे है। तो बच्चों हमें पता है कि प्रोटीन के जो अणु का जो निर्माण है वो किससे होता है एमिनो अम्ल से। ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि विकल्प स्पेस से बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है ये कि एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से या संघनन से किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन के अणु का। ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का एकलक क्या है, मतलब प्रोटीन की इकाई क्या है, तो एमिनो अम्ल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। प्रोटीन की संपूर्ण संरचना 4 पदों में निर्धारित हो सकती है, जिनमें से पहली है, हम कहते हैं उसको प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना में क्या होता है बच्चों, जो एमिनो अम्ल रहते हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित हैं, ये उससे हमें पता चलता है। और इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन का जैल अपघटन करते हैं और इस प्रकार उत्पन्न एमिनो अम्लों की हम पहचान कर लेते हैं। प्रत्येक की प्रकृति, मात्रा और क्रम का निर्धारण करने में जो प्रयुक्त होती है। अगर हम जल अपघटन करते हैं तो हमें विभिन्न पद क्रम से मिलते हैं। जैसे हम प्रोटीन का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो हमें प्रोटियोजेज में मिल जाएगा। प्रोटियोजेज किस में बदल जाएगा, पेप्टोन में, और पेप्टोन किस में, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड सरल पेप्टाइड में, और सरल पेप्टाइड किस में, अल्फा एमिनो अम्ल में बदल जाएंगे। ये सबसे छोटी इकाई है। तो इस प्रकार से प्रोटीन लास्ट में किस में टूट जाएंगे, अल्फा एमिनो अम्ल में टूट जाएंगे। सबसे छोटी इकाई इसकी यही है। तो ये इसका क्रम है। ठीक, अब इसके बाद आती है यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेंगे कि जो प्राथमिक संरचना है बच्चों, इस प्रकार की इसकी सिंगल एकल संरचना होती है, एक क्रम होता है व्यवस्थित। तो ये सिंगल इस प्रकार की संरचना होती है जो प्राथमिक संरचना कहलाती है। अब आती है द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचनाओं में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, मतलब बहुत सारी श्रृंखला इस प्रकार की सिंगल श्रृंखला, कई श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं और वो क्या बना लेती, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना देती हैं। अब पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन में जिस प्रकार से जुड़े होते हैं,
पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में जिस प्रकार से जुड़े होते हैं यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। अधिकांश प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड संरचना पाई जाती है। मतलब जो द्वितीयक संरचना जो है बच्चों ये दो प्रकार की हो सकती है। अल्फा हेलिक्स, अल्फा का बच्चों संकेत भी बना सकते हैं आप इस प्रकार से, अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड या बीटा चादर संरचना, इस प्रकार से भी इसको बोलते हैं। ठीक, अब तो द्वितीयक संरचना बच्चों कैसी होगी वो आप समझिए। यहाँ पर द्वितीयक संरचना का हम चित्र बना के बता रहे हैं आपको। द्वितीयक संरचना कैसी होती है? द्वितीयक संरचना बच्चों ये जो सिंगल इकाई थी वो क्या हो जाती, फोल्ड हो जाती इस प्रकार से, ऐसे तो फोल्ड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक संरचना। अब तीसरी संरचना जो आती है बच्चों, तीसरी संरचना में क्या है कि इससे यह ज्ञात होता है कि प्रोटीन अणु किस प्रकार मुड़कर एक विशिष्ट आकृति प्रदान करता है। तो तीसरी आकृति बच्चों कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, जो मुड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो और ज़्यादा मुड़ जाएंगे और एक विशिष्ट आकृति इस प्रकार से बना लेती हैं। तो ये जो आकृति दिख रही है आपको ये तृतीयक संरचना की है, ये आपको दिख रही है सेकंड संरचना की है, और फर्स्ट की बच्चों आपको सिंगल जो संरचना थी इस प्रकार थी। ठीक, अब हम आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ में बच्चों क्या लिखा है, इससे ये पता चलता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार व्यवस्थित हैं। तो बच्चों अभी हमने देखी कि तृतीयक संरचना जो है, तृतीयक संरचना कुछ इस प्रकार से रहती हैं ऐसी, तो ऐसी कई तृतीयक संरचना आपस में इस प्रकार से गुंथ जाती हैं और एक आकृति विशिष्ट प्रकार की आकृति बना लेती हैं। ऐसी कई संरचना इस प्रकार से जुड़ जाएंगी और एक बहुत ही जटिल टाइप की संरचना बना लेती हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्थक संरचना कहते हैं। तो ये इस प्रकार से बच्चों की संरचनाएँ थीं। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर हमने संरचनाएँ पढ़ी, इन संरचनाओं को कि ये स्थायी बनी रहें, कौन स्थायित्व प्रदान करता है, उन बंधों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटीन को स्थायित्व देने वाले बंधों के नाम बताना है। तो हमने कहा बच्चों हाइड्रोजन बंध तो पढ़ा था ही कि हाइड्रोजन बंध बनने के कारण भी जो संरचना है वो स्थायित्व ग्रहण कर लेती है। इसके अलावा आयनिक बंध भी पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध भी पाए जाते हैं, जल विरोधी बंध भी पाए जाते हैं, उनमें अंतर क्रिया बीच में होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बंध है या बंध 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जल विरोधी 5 अध्याय में पढ़ चुके हैं, अंतःक्रिया आपस में। ठीक, तो ये बंधों के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इस अध्याय में बच्चों 2 नंबर का प्रश्न और 2 विकल्प इसमें से आना है। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको नाम में से आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर और उठाइए इस लॉकडाउन में पढ़ाई का फ़ायदा। तब तक के लिए धन्यवाद।